नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं अखिल सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है। इस समय सर देश की सियासत में बहुत सारी नई तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, बहुत सारे नए रंग दिखाई दे रहे हैं और ये सारे रंग जो है केवल अगर हम देखें तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक संविधान के पक्ष में और दूसरा संविधान को डिस्ट्रॉय करने का जो आरोप लग रहा है उसके हिसाब से। बहरहाल इस समय संसद सत्र जो शीतकालीन चलना था, अब संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई अपने तय तारीख पर, लेकिन सुबह-सुबह ही उस दिन कुछ हुआ नहीं। इस पूरे सत्र में जो है वो सर्वाधिक जो चर्चा रही जिस मामले की, वो अडानी की चर्चा रही। इसके बाद संसद का सत्र खत्म होते-होते राहुल गांधी पर एफआईआर हो गई। अगर हम देखें पूरा एक साथ अगर इन कड़ियों को जोड़ करके देखें तो क्या कुछ दिख रहा है, क्या नया हो रहा है भारत की राजनीति में, किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है ये? जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, आप ये मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं राजनीति किस दिशा में जाती दिखाई पड़ रही है। ये तो देखिए पूरा हिंदुस्तान ही नहीं देख रहा, पूरा विश्व देख रहा है कि हिंदुस्तान की राजनीति और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था और हिंदुस्तान की सामाजिक व्यवस्था किस दिशा में जा रही है। ये अब किसी छिपा नहीं है, पूरा विश्व इसको देख रहा है। देखिए अडानी जी पे कहां बात हुई लोकसभा संसद के अंदर। जहां भी अडानी जी का नाम आया तुरंत स्पीकर महोदय ने कह दिया ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, दिस विल नॉट बी ऑन रिकॉर्ड, दिस विल नॉट बी ऑन रिकॉर्ड। मेरे ख्याल से एक ऑटो बटन लगा हुआ है स्पीकर की मेज पर, जहां भी अडानी जी का नाम आता है वो उसे कार्रवाई से बाहर निकाल देते हैं। बाकी सारी चीजें डिस्कस हो सकती हैं, जॉर्ज सोरोस डिस्कस हो सकता है, दुनिया भर की चीज डिस्कस हो सकती है, अडानी जी नहीं डिस्कस हो सकते। तो एक बात तो ये है। अच्छा, अब सामाजिक व्यवस्था की क्या बात है वो आपको दिखाई पड़ रही, किस प्रकार से धार्मिक विद्वेष पैदा किया जा रहा है। और देखिए अमित शाह जी ने तो सारी सीमाओं को क्रॉस कर दिया, उन्होंने तो पराकाष्ठा कर दी। जिस प्रकार से मनुवाद को, मनुस्मृति को लागू करने के लिए, मतलब इतना मूर्खता तो मेरे ख्याल से लल्लू सिंह ने नहीं की थी, अरुण गोविल ने नहीं की थी, दिया कुमारी ने नहीं की थी, ये तो मिर्धा ने, ज्योति मिर्धा ने नहीं की थी जब उन्होंने कहा था कि 400 सीटें आ जाएंगी तो हम संविधान बदल देंगे। लेकिन उसमें भी कम से कम मोदी जी ने पानी छिड़क दिया था कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी आ जाएंगे तो संविधान को नहीं बदल पाएंगे, उन्होंने कम से। लेकिन ये जो अमित शाह जी ने आग लगाई है, ये तो मनुस्मृति का बिल्कुल पुनर्स्थापना करने का ऐलान कर दिया उन्होंने, जिस तरह से बात की है। अच्छा, उसके बाद एक आपके ही पत्रकार मित्र हैं, आप जानते होंगे, हर्षवर्धन त्रिपाठी, अगर उनका ट्वीट हो तो दिखा दीजिएगा। वो पंडित जी ने, आरएसएस के पंडित जी हैं, उन्होंने एक और दो ट्वीट कर मारे हैं कि अंबेडकर जी बड़े अच्छे आदमी थे, बड़ा सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन वो भगवान नहीं थे। अरे तो ये हर्षवर्धन त्रिपाठी डिसाइड करेंगे कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है। अरे मेरे लिए मेरे पिताजी, मेरे पितामह, मेरी माँ भगवान है। अब आप कहेंगे नहीं भगवान तो आपको मानना पड़ेगा किसी और को, आपके पिता भगवान कैसे हो सकते हैं। हिंदुस्तान की आधी औरतें मानती हैं कि उनके पति उनके भगवान है, कि नहीं तुम्हें नहीं मानना पड़ेगा, तुम्हें मैया सीता के पति को मानना पड़ेगा। ये कौन सी बात हुई भाई, अगर पत्नी अपने पति को भगवान मानती है तो उसे मानने दो। अगर अम्बेडकराइट्स अम्बेडकर जी को भगवान मानते हैं, अच्छा मैं तो नहीं हूं दलित, मैं तो अम्बेडकराइट नहीं हूं, मैं तो सनातनी हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानता हूं, तो हर्षवर्धन त्रिपाठी को क्या परेशानी है। तो एक एक करके जो होता है ना, जैसे बल्ब जलता है तो उसमें जो पतंगे हैं आके खुद आकर्षित होते हैं और जल के खाक हो जाते हैं। पहले अमित शाह जी उसमें उलझे, फिर उन्होंने जो सांसदों ने, अपोजिशन के सांसदों ने किया, उसमें अंबेडकर जी की फोटो को जॉर्ज सोरोस से रिप्लेस कर दिया। अब एक हर्षवर्धन त्रिपाठी पंडित जी और घुस गए, उन्होंने अपनी आहुति और दे दी। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी को भी माफी मांगनी पड़ेगी। तो इसका तो मेरे ख्याल से अमित शाह माफी मांग ले तभी पटाक्षेप हो सकता है, लेकिन मनुस्मृति को मानने वाले माफी मांगने वाले नहीं है, ये मुझे पक्का विश्वास है कि माफी नहीं मांगेंगे। सर एक ऑटो बटन का आपने जिक्र किया, अडानी का नाम आता है, अंबानी का नाम आता है, कुछ और भी ऐसे नाम है जिनको लेने पर वो ऑटो बटन काम करता है। लेकिन जब अमित शाह अंबेडकर का नाम ले रहे थे तब क्या वो ऑटो बटन काम नहीं कर रहा था, या धनखड़ साहब को सुनाई नहीं दिया ठीक से, क्या माना जाए इसको? आखिर वो ये भी तो कह सकते थे कि नहीं नहीं, अमित शाह ने जो बात कही है या गृह मंत्री ने जो बात कही है वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। भाई आज के तारीख में धनखड़ साहब ही तो मनुस्मृति का समर्थन कर रहे हैं। देखिए आप मोदी जी और अमित शाह की मजबूरी को समझिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी और आरएसएस वालों की परिस्थिति को समझिए। उन्हें जो 25% लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर जो मनुस्मृति चाहते हैं कि लागू हो जाए। भाई आपको तो पता ही है
कि इनके बड़े बड़े जितने आइडियोलॉग्स थे उन्होंने कहा था कि संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया उसमें भारतीयता नाम की कोई चीज नहीं है, तो विदेशी संस्कृति से प्रभावित है और मुसलमानों दलितों को अगर बराबर का अधिकार मिला तो ऐसे संविधान को, और आपको पता ही है 1949 में इन लोगों ने दिल्ली के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पोस्टर्स को जलाया था। तो ये मनुस्मृति को खुश करने वाले और मनुस्मृति को स्थापित करने वाले लोग, तो धनखड़ साहब भी उसी में है, वरना वो कार्रवाई से निकाल देते, नहीं निकाला क्योंकि वो निकाल देते तो अमित शाह नाराज हो जाते, क्योंकि आरएसएस की पूरी विचारधारा है, बेसिकली डर की बात थी, खत्म करने की विचारधारा है। नहीं, मनुस्मृति का समर्थन ज्यादा महत्वपूर्ण था या अमित शाह का डर? नहीं, मनुस्मृति, देखिए डर इस बात का है अमित शाह को, देखिए अमित शाह को डर किस बात का है? नहीं, मैं धनखड़ जी के रेफरेंस में बात कर रहा हूं सर। धनखड़ जी, अमित शाह साहब का स्टेटमेंट कार्रवाई से नहीं निकल पाए, इसकी मुख्य वजह मनुस्मृति का समर्थन या अमित शाह का डर? नहीं, देखिए धनखड़ साहब और अमित शाह और मोदी जी को अलग अलग करके आप नहीं आंक सकते, नंबर एक। नंबर दो, ये बात पता है, देखिए ये मोदी जी को भी पता है, अमित शाह को भी पता है और धनखड़ साहब को भी पता है, जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव देश के लिए चल रहा है, देश को कमजोर कर रहा है, तोड़ रहा है, लेकिन क्योंकि वो उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है, इसलिए पॉलिटिकल नैरेटिव को खत्म नहीं कर सकते। जिस दिन धनखड़ साहब ने मुसलमानों को जब गाली दी जा रही थी वहां पे लोकसभा के अंदर, तो बैठे हुए थे ओम बिरला साहब, जब वो क्या रमेश भिधोड़ी ने खुलेआम गंदी बातें की थी मुसलमानों के बारे में, कोई उसमें कठोर टिप्पणी हुई थी, कोई उसे रोका गया था, कोई कार्रवाई से बाहर निकाला गया था? कुछ नहीं हुआ था, इसलिए कि उनका नैरेटिव है मुसलमानों को नीचा कम कर आंको, लेकिन केवल मुसलमानों को आंकने तक अब इन्होंने दलितों पे वो शुरू कर दिया क्योंकि मनुस्मृति को लागू करना है। तो धनखड़ साहब को पता है कि अगर उसको कार्रवाई से बाहर निकालेंगे तो जो बीजेपी का नैरेटिव वो फेल हो जाएगा। बीजेपी का नैरेटिव ही केवल मनुस्मृति को लाना है और संविधान को हटाना है। तो अब तो भाजपा इससे आगे बढ़ गई सर, वो तो कह रही है कि भाई राहुल गांधी, अब एक तो कांग्रेस को ऊपर आरोप लग रहा है कि कांग्रेस ने भीमराव अम्बेडकर साहब, बाबा साहब का अपमान किया था, उनको सदन नहीं आने दिया था, मंत्रिमंडल से निकलवा दिया था और क्या कुछ किया था। उसके आगे अब उन्होंने शुरू कर दिया है कि भाई राहुल गांधी खुद संविधान को नहीं मान रहे हैं, संविधान के हिसाब से संसद नहीं चलने दे रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, सांसदों का सिर फोड़ दे रहे हैं, एफआईआर करा दी गई। अच्छा राम प्रकाश जी, एक चीज बताइए, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ कैंडिडेट खड़े हुए थे तो क्या उसमें भारतीय जनसंघ और जो उस जमाने के इस दक्षिणपंथी और हिंदूवादी विचारधारा के लोग थे वो बाबा साहब के खिलाफ नहीं खड़े हुए थे क्या? 1949 में क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के फोटोग्राफ्स को दिल्ली के अंदर नहीं जलाया गया था क्या? क्या इनके आइडियोलॉग्स ने ये नहीं कहा था कि संविधान के अंदर जो है जिस प्रकार से दलितों को अधिकार दिया जा रहा है ऐसे संविधान की हमें आवश्यकता नहीं है, इसीलिए बाबा? तो प्रश्न ये है, लेकिन जो आज की जो अभी करंट अफेयर ये है कि जो आपने अंबेडकर जी, देखिए राम प्रकाश जी, मैं कहता हूं आपको, आज तक आप पुरानी वीडियो निकाल लीजिए, मैंने कभी आपको राम प्रकाश कह के नहीं बुलाया है, जबकि आप उम्र में मेरे बेटे से भी कम उम्र के हैं। हमारी संस्कृति सभ्यता है, हम एक दूसरे के लिए सम्मानजनक संबोधन करते हैं। आप भी मुझे सर कह के बात करते हैं, प्रणाम कह के बात करते हैं, मैं भी आपको जी कह के बात करता हूं, यह भारतीय संस्कृति है। भाई आरएसएस के लोग आपने मिले होंगे, मेरे पास भी आरएसएस को, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पढ़ा हूं, तो आरएसएस वाले भी मेरे कमरे में आया करते थे, बिना जी के बात नहीं करते हैं, अखिल जी, राम प्रकाश जी। लेकिन आप अंबेडकर जी, अरे यार बाबा साहब ना कह देते, डॉक्टर कह देते, जी लगा देते, अंबेडकर 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 अंबेडकर, ऐसे तो यार तुमने इतना बड़ा अपमान कर दिया है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वाले लोग और अपनी उसमें आहुति दिए चले जा रहे हैं। अच्छा राहुल गांधी पे एफआईआर लिखा दी। भाई आप राम प्रकाश जी ये बताइए, अगर आप ये, अच्छा अब ये खबर उड़ रही है कि साहब वो सीसीटीवी सारे बंद कर दिए गए थे, क्योंकि अब ये मांग हुई और ये पूरा देश मांग कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान मांग रहा है। भाई आप वीडियो दिखा दीजिए क्या राहुल गांधी ने कैसे धक्का दिया। आप कह रहे हैं सीसीटीवी ऑफ था। अच्छा अब एक और थ्योरी चल रही है, जो थ्योरी बाजार में उड़ रही है, मैं सारी थ्योरी आपको बता रहा हूं। पहली थ्योरी ये उड़ रही है कि जो वीडियो है वो ट्रेस हो गया है, वो सभापति के पास पहुंच गया है, लेकिन उस सभापति के पास जो वीडियो फुटेज पहुंची है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत मोटे से सांसद हैं, बहुत मोटे सांसद हैं, जो बाल उनके कम हैं, उन्होंने धक्का दिया था। जो उत्तर प्रदेश के राजपूत साहब सांसद हैं जो सारंगी साहब पे गिर गए थे। अब वो वीडियो कैसे दिखाते हैं आप बता दीजिए। तो मैंने एक बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता को फोन किया, मैंने कहा यार तुम लोग को 48 घंटे हो गए, अगर वीडियो है तो उसको दिखा क्यों नहीं देते हो? कहते हैं साहब वीडियो तो है
लेकिन उसमें हमारे लोग फंस रहे हैं। अभी हमने अमित मालविया को भेजा है, वो उसमें एडिटिंग कर लेंगे, जरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेंगे, राहुल गांधी की फोटो चिपका देंगे, उसके बाद हम सोशल मीडिया के माध्यम से बवाल कर देंगे। अरे भैया, अगर आपके ऑफिस में रिपब्लिक इंडिया में सीसीटीवी लगे होंगे, मेरे घर में सीसीटीवी लगे हुए हैं चारों तरफ, कोई खराफात होगी 5 मिनट के अंदर पुलिस अगर मुझे कहेगी, मैं कहूंगा ये देख लीजिए सीसीटीवी साहब आप। अब वहां पे अच्छा एक और खबर उड़ रही है, ये तो उसमें एडिटिंग कर लेंगे। कांग्रेस के एक बड़े नेता, तमिलनाडु के नेता के पास एक्चुअल वीडियो फुटेज है, जिस एक्चुअल वीडियो फुटेज में धक्का देते भारतीय जनता पार्टी के लोग दिख रहे हैं। अच्छा, ये जो जो गिरे थे राजपूत साहब, जो सारंगी साहब पे गिरे थे, उन्होंने खुद ही एडमिट कर लिया कि धक्का पीछे से आया था और राहुल गांधी सामने थे। भाई, धक्का अगर पीछे से आया तो राहुल गांधी आगे से उन्हें पीछे कैसे खींच सकते हैं? लेकिन वो वीडियो इसलिए नहीं दिखा, अब मुश्किल ही हो गई है, क्राइम ब्रांच को चला गया है, क्राइम ब्रांच स्पीकर से वीडियो मांगेगा, सीसीटीवी मांगेगा, फुटेज मांगेगा। अब फुटेज दें तो मुश्किल, नहीं दें तो मुश्किल। अब कंक्लूड तो करना पड़ेगा, चोट तो लगा दी उन्होंने। अच्छा, वो चोट में भी उन्होंने बड़ी नौटंकी कर दी। भौं के ऊपर जरा सी चोट थी, फिर पूरी पट्टियां बन गई। आज सुबह वो बिल्कुल मस्त अपना खुश। अच्छा, ये कह रहे हैं वो राजपूत साहब भी और सारंगी साहब भी, चक्कर आ रहे हैं साहब, चक्कर आ रहे हैं। अरे, जब तीसरी चौथी क्लास में हम लोग पढ़ा करते थे तो टीचर पूछती थी क्या हो गया, कि साहब पेट में दर्द हो रहा है। पेट की दर्द का कोई प्रूफ तो है नहीं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब वो चक्कर आ रहे हैं, बीपी नॉर्मल है, एमआरआई नॉर्मल है, सीटी स्कैन नॉर्मल है, तब भी आईसीयू में भर्ती हैं, और आईसीयू में हर आदमी उनसे मिलने आ रहा है। मतलब पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल नहीं आ रहा सर, फोन पे बात हो रही है, वो भी फोन पे बिना स्पीकर खोले बात नहीं हो पा रही, स्पीकर खोलना पड़ रहा है कि हाँ भाई प्रधानमंत्री जी की आवाज आ रही है, देश सुन ले। अब बताइए, सारंगी साहब को इसमें क्यों इन्वॉल्व करने की जरूरत थी? आप मनोज तिवारी को इन्वॉल्व कर लेते, रवि किशन को इन्वॉल्व कर लेते, कंगना रनौत को इन्वॉल्व कर लेते, एक वो बेचारी वहां की नागालैंड की सांसद है राज्यसभा की, उसको इन्वॉल्व कर लिया। अब लोग उसकी भी वीडियो फुटेज मांग रहे हैं कि भैया। सारंगी साहब की एक्टिंग से आप खुश नहीं है क्या, संतुष्ट नहीं है? अरे यार, इतनी वाहियात एक्टिंग कर रहे हैं यार। अरे, इस तरह से अगर एक्टिंग करनी थी, रियलिटी के लिए सही में सिर फोड़ लेते अपना। उसमें जरा जरा सी अरे इतना मंत्री बन जाते हो अगर सिर फोड़ लेते तो। इतनी जरा सी भौं के बाद चोट लगी है। राहुल गांधी के ऊपर ये जो एफआईआर हुई है 6, अब बार बार सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल हो रहे हैं, बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, आरोप यहां तक लग रहे हैं कि नहीं, ये पूरा होमवर्क किया गया था। कुल मिलाकर के जो शुरुआत थी उसकी असल वजह सोशल मीडिया पर कही जा रही है कि ये अडानी से देश को डाइवर्ट करने की तमाम कोशिशें हुई, जिसमें सत्ता पक्ष सरकार जो है वो कामयाब नहीं हो पा रही थी। इस वजह से वो एक के बाद एक, चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन हो, अमित शाह का बयान हो, जब ये सारी चीजें भी डाइवर्ट नहीं कर पाई, तब राहुल गांधी पे एफआईआर, धक्का मुक्की और ये सारी चीजें लाई गई। कितना सहमत हैं आप? और दूसरा, राहुल गांधी पर जो एफआईआर हुई है, वो ये भी कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी इन लोगों के लिए इतने भारी हो गए हैं संसद में कि ये लोग इन किन प्रकार किसी भी तरीके से उनकी संसद सदस्यता को रद्द करवा के उनको बाहर करना चाहते हैं। अच्छा राम प्रकाश जी, एक चीज जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, अगर इन्होंने, पहली बात तो ये संभव इसलिए नहीं है कि वीडियो बिना फुटिंग के और बिना फुटेज के तो पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं सकती। अगर मान लीजिए अरेस्ट कर लिया, मान लीजिए संसद सदस्यता छीन ली, अब प्रियंका गांधी तो पार्लियामेंट पहुंच गई है। आज के तारीख में पूरे अपोजिशन की लीडरशिप जो राहुल गांधी को देने के लिए अपोजिशन वाले तैयार नहीं थे, आज अपने आप ही अनायास अमित शाह ने राहुल गांधी के हाथ में दे दी है। तो राहुल गांधी तो एक प्रकार से क्रांतिकारी बन गया। अच्छा, क्रांतिकारी किस चक्कर में बना? वो इस चक्कर में बना कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान लगाने के लिए जय भीम के नारे लगाने पर ये लोग इतने ज्यादा वो हो गए कि इन्होंने राहुल गांधी पे एफआईआर करा दी, मतलब केवल जय भीम लगाने पे। अच्छा, आपने वो भी सुना होगा, प्रियंका चतुर्वेदी जो राज्यसभा सांसद हैं शिवसेना की, उन्होंने कहा कि जब मैं वहां प्रोटेस्ट कर रही थी तो जस्टिस गांगुली जो पहले वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट के जज थे और बाद में वो संसद पहुंच गए हैं भारतीय जनता पार्टी की कृपा से, मेरे चेहरे के सामने इतना मोटा डंडा करके कर रहे थे, जवाब दो जवाब दो, मेरा सिर फूट सकता था। पप्पू यादव ने कहा कि मैं वहीं मौजूद था, और राहुल गांधी वहां मौजूद ही नहीं था जब सारंगी के चोट लगी है। राजीव शुक्ला ने भी कहा कि भाई देखिए, सीढ़ी छोटी है, वो लोग पूरे 200-250 लोगों ने सीढ़ी घेर रखी थी, इधर से भी 100 लोग चढ़े, थोड़ा सा धक्का मुक्की जो होती है, थोड़ा स्टैम्पीड टाइप का होता है, उसमें लगता है, लेकिन भौं पे जरा सी चोट पे आईसीयू में भर्ती हो जाना, तो अब ये मीम बन रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे।
लोग कह रहे हैं क्या इसीलिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के समर्थकों ने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था? क्या क्या इसीलिए सावरकर ने माफी मांग ली थी? अरे जरा सी चोट तो यार हम लोगों के, मेरी भी उम्र उतनी है जितनी सारंगी साहब की है। अरे एक बैंडेड लगाते, एक फर्स्ट एड लगाते और आईसीयू में भर्ती हो गए। ऑक्सीजन नाक पे लगा रखी है, पता नहीं वो उंगली में क्या चिपका रखा है, पता नहीं क्या क्या नौटंकी हो रही है। अच्छा एक और चल रहा है मीम आजकल, वो कार से एक आदमी सारंगी साहब का उतर रहा है और उसके बाएं पैर पे वो प्लास्टर बंधा हुआ है और बाएं पैर पे ही कूद कूद के चल रहा है। तो उसका बगल वाला एक थप्पड़ मारता है, कहता है यार बाएं पैर पे चोट लगी है, दाएं पैर पे उछल के चलो। तब उसे समझ में आता है यार दर्द तो बाएं पे होना है तो बाएं से क्यों उछल रहा हूँ, दाएं से उछलने लगता है। मैंने पूरे हिंदुस्तान का विश्व के अंदर मजाक बना दिया इन लोगों ने। अरे भाई राहुल गांधी ने अगर धक्का मारा है मान लीजिए और उसकी तुम्हारे पास फुटेज है तो 1 घंटे के अंदर उस फुटेज को रिलीज कर देते। आज तक आपको पता चला क्या राम प्रकाश जी? 7 साल पहले पुलवामा के अंदर जो आरडीएक्स आया था वो कौन लाया था, कैसे लाया था, किसके दोस्त से आया था, किसकी कमजोरी की वजह से आया था, जिसमें हमारे वीर जवान मरे थे, शहीद हुए थे? आपको क्या पता चला? 15 दिन पहले ये बताया गया था कि 50,000 रुपए की गड्डी अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पे पाई गई। वो सीसीटीवी में होगा ना, पता चला कि कौन रख गया था, क्या हो गया था? क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी वाले रखते हैं और क्योंकि फुटेज के अंदर इनको लोग इन्वॉल्व होते हैं इसलिए फुटेज को क्लियर नहीं करते हैं। लेकिन इन्होंने राहुल गांधी को हीरो बना दिया है। अब राहुल गांधी वास्तविकता में आज के तारीख में संविधान को बचाने की जो लड़ाई जिसकी वजह से 240 पर रह गए थे, मेरे ख्याल से अगर मोदी जी को राजनीति अच्छी आती है, मुझे लगता है कि अच्छी आती है, अमित शाह को अगर बर्खास्त कर दें तो भारतीय जनता पार्टी की छवि भी बच सकती है और इनकी राजनीति भी बच सकती है, वरना अमित शाह पूरी भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेंगे। सर मुझे एक चीज और बताएं, 3 और नाम हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं उस पूरे मामले में। अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए। इन लोगों का क्या रोल दिख रहा है? क्योंकि इन्होंने, क्या ये सारे लोग इन लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या इस नीति से ये लोग सहमत नहीं हैं, उनकी आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है, मानते हुए नहीं दिख रहे हैं? क्या माना जाए? क्योंकि जो रिस्पांस मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो क्या नीतीश, चंद्रबाबू नायडू, ये सारे लोग सरकार के दबाव में माने जाए, सत्ता की लालच माना जाए, या फिर अंबेडकर की नीतियों से इनको असहमत माना जाए? देखिए हो सकता है इनकी कोई सीडी हो मोदी जी के पास, शाह साहब के पास। भाई देखिए सीडी आजकल ऐसी चीज होती है कि उसमें आपके किसी के नब्ज को पकड़ रखा है आपने, तो उसमें हो सकता है। लेकिन एक आपने सुना हो शायद, जयंत चौधरी के एक प्रवक्ता का स्टेटमेंट आपने सुना होगा, जो दलित समुदाय से आते हैं, उन्होंने, प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा मैं दलित हूं और मेरा समाज उद्वेलित है, अम्बेडकर जी का जैसा अपमान शाह साहब ने किया है, लेकिन इसमें आरएलडी कुछ नहीं कर रही है। इसका माने उन्होंने कहा कि आरएलडी का जो सवर्ण वर्ग है वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि मैं दलित हूं और मेरा समाज उद्वेलित है तो दलित वर्ग तो। अच्छा एक और बात समझ में आ रही है कि अभी तक तो मुसलमान 17% इनको वोट नहीं दे रहे थे, अब अगर 25% दलित भी इनको वोट नहीं देंगे और हमारे जैसे लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भगवान मानते हैं, हमारे जैसे सवर्ण भी अगर वोट नहीं देंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी कैसे? अब चंद्रबाबू नायडू की कौन सी सीडी उनके पास है, नीतीश कुमार की कौन सी सीडी उनके पास है, भैया वो जाने। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में किसी की फोटो कहीं चिपका के किसी को भी बदनाम किया जा सकता है। और उसमें अभी जो ये वीडियो है, फुटेज है, लोकसभा जहां संसद के अंदर झगड़ा हुआ है, ये फुटेज गई हुई है अमित मालविया साहब के पास, उसमें एडिटिंग करके राहुल गांधी की फोटो चिपकाई जा रही है। बिल्कुल, राहुल गांधी की फोटो चिपकाई जाने से भाजपा को कितना फायदा हो पाएगा ये तो पता नहीं अभी तक, क्योंकि राहुल गांधी, जैसा अभी अखिल सर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जितना इस मामले में सरकार उनको घसीटेगी उतना वो उतने बड़े हीरो और बनते चले जाएंगे, जनता का विश्वास उनकी तरफ और बढ़ता जाएगा। सर एक चीज और जो समझ लेना चाहिए मुझे लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन पर जो चीजें हुई, जिस तरीके से सत्ता पक्ष उसको लेकर के आया, फिर जेपीसी के पास भेज दिया गया, विपक्ष ने जिस तरीके से रिएक्ट किया और जो जो आरोप लगाए या जो जो सवाल उठाए, वो सवाल क्या जनता को ज्यादा कनेक्ट कर गए जिसकी वजह से उनको जेपीसी में भेजना पड़ गया और उसकी बौखलाहट में अमित शाह साहब के जो है वो ऐसा बयान उनको देना पड़ गया? देखिए ये बात बिल्कुल पक्की है कि वन नेशन वन इलेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन द कंट्री। ये किस दिशा में काम करना चाह रहे थे वो मुझे समझ में आता है। ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन हिंदुस्तान के अंदर हो जाए, जो कि अमेरिका में होता है, क्योंकि वहां हिंदू मुसलमान का नैरेटिव होगा, साउथ नॉर्थ का नैरेटिव होगा, पूरा का पूरा साउथ भी
अगर अपोजिशन को वोट कर देगा तो भी हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के ही लोग, गोबर पट्टी के लोग ही इनको प्रेसिडेंट बना देंगे। तो इसलिए इन्होंने ये दे वांट वन इलेक्शन वन, उसका नहीं चाह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, ये चाह रहे हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन, जिसके अंदर मोदी जी भी चुनाव आयुक्त जिसको चाहेंगे बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जज जिसको चाहे बनाएंगे, जिसको चाहेंगे सीएम बनाएंगे, जिसको चाहेंगे जो बनाएंगे। अभी तक तो कम से कम एक लोकल छत्रप है, क्षेत्रीय छत्रप है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो रीजनल पार्टीज हैं उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है, उसके बाद आप जीत जाइए इलेक्शन। आप कोई भी किसी भी स्टेट के अंदर ममता बनर्जी भी मान ली जीत गई, लेकिन अगर टोटल इलेक्ट्रोल वोट जो अमेरिकन सिस्टम है उसके अनुसार अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन गए हिंदुस्तान के, वो कहेंगे कोई नहीं, मैं प्रेसिडेंट बन गया, किसने किसको वोट दिया इज इररिलेवेंट, नाउ बिकॉज आई एम द प्रेसिडेंट आई विल अपॉइंट माई चीफ मिनिस्टर्स। तो पूरा एक छत्र राज्य स्थापित हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, मनुस्मृति आ जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अखिल सर हमसे इन सारे विषयों पर बात करने के लिए। और निश्चित तौर पे ये सियासत जिस तरफ पलटी मार रही है वो देश देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन शायद भाजपा को अभी वो सत्ता के अहंकार वाला जो मामला कहा जाता है उससे वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए देश का मूड उनको नहीं दिख रहा है और बार बार वो कई चीजें करके देश। राम प्रकाश जी, दो स्टेटमेंट और बड़े अच्छे मेरे को दिखाई पड़े हैं, शायद आपने भी देखे होंगे जी। एक तो जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया, उन्होंने ये कहा है कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान न होता तो हमेशा कचरा बीन रहे होते, एक। और दूसरा, संजय सिंह ने स्टेटमेंट दिया है, संसद की खुदाई कर लो, मोदी जी की डिग्री मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।